चले तो देखिए यार, कुछ क्लास में आज जो हमारा सेशन है इंशाल्लाह, वो सेशन ये कि यार देखें, फेल हो गए, ठीक है। अब इस चीज को एक्सेप्ट कब करना है? सेशन के बाद करना है। सेशन के वक्त तक अभी तक अच्छा, कितने लोग ऐसे आप में से जो ये कह रहे थे कि यार सर पेपर तो मुझे लग रहा था कि पास हो जाएगा। बस ये जो आवाम बैठ मुझे अच्छा, जो जिस मेजॉरिटी आवाम यही बैठी है कि जी लग रहा था कि पेपर, अब पेपर पास हो जाएगा, सही है। अच्छा, जिनको लग रहा था ना कि जी हम तो शायद फेल हो जाएंगे, सही है, तो वो तो ऑब्वियसली बात है, वो ये सेशन शायद अटेंड कर ही ना रहे। वो तो अपना माइंड बना चुके होंगे जी हमने क्लासेस लेनी है नहीं लेनी। वो शायद ये सेशन अटेंड किए बगैर शायद पेपर पास कर जाए इस टाइम में। ये मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा कि जो अपना ये पेपर देने के बाद या पेपर करते वक्त ये माइंड बना चुके थे कि पेपर हमारा क्या है, फेल है, रिजल्ट में सिर्फ एक्रूअल बेसिस पे वो अकाउंटिंग कर चुके थे, रिजल्ट वाले दिन तो पता चला है, क्या पता चला है कि हाँ भाई अब फेल हो चुके हैं। तो उनको तो एक माइंड बना लिया ना कि भाई पढ़ना है, तमीज से पढ़ना है, ये मसला हुआ, पेपर ऐसा आया ऐसा नहीं आया, कवरेज नहीं थी, प्रैक्टिस नहीं थी, ड्राफ्टिंग नहीं थी। लेकिन ये जो आवाम बैठी हुई है ना, जो ये माइंड बना के आई हुई थी कि यार हम तो पेपर पास करेंगे, अगर आपको नहीं पता चलेगा ना प्यारे बच्चों, क्या पता नहीं चलेगा कि पेपर फेल, आप मुझसे लगा लें शर्त, आप अगले अटेम्प्ट में भी फेल हैं। ये आपके लिए ज्यादा खतरनाक बात है कि अगर आपको ये पता ही ना चले, क्या पता ना चले कि अगर वो बच्चा जो कह रहा है यार मुझे तो कंफर्म था कि मैं पेपर पास करूंगा, मैं 100 नंबर का टाइम किया, 90 का टाइम किया, 25 मार्क्स तो आ ही नहीं सकते, आए में यार 20, 25, 31, 35, 42 ऐसे मार्क्स आए हुए ना भाई यार, खुदा का। अब जो ये सेशन अटेंड करना है आपने बिल्कुल, अच्छा इस सेशन के एक प्री कंडीशन था, पेपर देखकर आए हो सारे? कितने लोग पेपर देखकर आए? चले, कितने लोगों ने पेपर देख के थोड़ा बहुत रिकॉल करा कि हाँ जी हम ये लिख कर आए थे और ये लिख के नहीं आए थे? बिकॉज आज हम जब पेपर में बैठ के गलतियां डिस्कस करेंगे और आपके आंसर डिस्कस करेंगे, तो उसका बुनियादी रीजन ही है कि हमें पता चल जाए कि हाँ यार पेपर में हमसे ये गलतियां हुई हैं। क्या यहां तक बात समझ आती है? अच्छा, 2 से 3 चीजें सीखनी है आज के सेशन में इंशाल्लाह। मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करनी कि यार हुआ क्या, सही है। अच्छा, इसके अंदर एक तो एकेडमिक मिस्टेक्स है ना कि भाई पेपर की तैयारी अच्छी नहीं थी, या फिर लिखा सही नहीं था, या फिर पता नहीं था। एक और चीज है, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो पेपर देख के थोड़ा सा घबरा गए? एक बस, बाकी सब कॉन्फिडेंट थे कि पास कर लेंगे। यार तो बड़ी खतरनाक ऑडियंस बैठी हुई है यार ये। हाँ जी, अच्छा जी, चलें चलें, इसको भी खैर पे डिस्कस कर लेंगे। और तीसरी चीज ये है कि अब हमने क्या करना है प्यारे बच्चों, अब हमने एक स्ट्रेटजी बनानी है, सही है। ये आप और मैं तभी बना सकेंगे जब हमें हमें ये पता चल जाएगा। क्लियर हो गया? अच्छा, एक चीज पेपर के बारे में बता दूं, आप में से कितने लोगों को ये पेपर आसान लगा? दूं, ये आई कैप की हिस्ट्री का एक मुश्किल पेपर था, ये आसान पेपर नहीं था। 2-3 रीजंस थे इसके, 2-3 रीजंस थे कि वो पेपर जो आपका आया है वो एक आउट ऑफ पैटर्न एक पेपर था। इस पैटर्न पे आज तक कभी आई कैप ने आपसे पेपर नहीं पूछा। फॉर एग्जाम्पल हम जब, जो अगर मेरा स्टूडेंट है तो हम जब क्लास में वो आइजा 520 सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर पढ़ रहे होते थे, तो मैं आपसे कहता था कि आई कैप ने इस चीज को आज तक एग्जामिन नहीं करा, इसके ऊपर सिनेरियो नहीं पूछा। वो आपसे पूछ सकता है कि मुझे बताओ इसकी सूटेबिलिटी क्या होगी और क्या मजीद प्रोसीजर्स मुझे परफॉर्म करने पड़ेंगे। क्लास में डिस्कस भी करते थे, पढ़ते भी थे। आई कैप ने एग्जैक्ट उठा के आपसे वो सवाल एक आपसे पूछ लिया। वर्कशॉप में हमने वो इन्वेंट्री वाला सवाल, वो स्ट्रेट आपका पेपर में 8 से 10 नंबर का सवाल, एक आपका इन्वेंट्री वाला, उसने आउट ऑफ द बॉक्स आपसे सवाल पूछा ना। इन्वेंट्री पे कन्वेंशनली जो सवाल पूछा था वो उसने नहीं पूछा। उसने आपसे क्या सवाल पूछ लिया कि जी इन्वेंट्री क्या कहते हैं, एजेंसी के सामने ही मैं खोल सकूंगा, और बहुत सवाल से पूछे। वो कंटेनर वाला सवाल तो खैर हमने वर्कशॉप में भी किया था। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट है की ऑडिट मैटर के ऊपर, मैं आपसे हमेशा कहता था की ऑडिट मैटर के ऊपर कभी भी आए कि अपने सीए फाइनल में भी हमेशा कहा कि कैम ड्राफ्ट करके दो, क्या ये मैटर कैम है या नहीं। इसके ऊपर आई कैप ने आज तक कभी सवाल फाइनल में भी नहीं बनाया। पॉसिबिलिटी है कि वो कैफ में वो सब उसने स्ट्रेट आपसे 8-10 नंबर का एक सवाल आपसे पूछ लिया, सही है। आई कैप ने करा क्या है प्यारे बच्चों? आई कैप ने सिर्फ और सिर्फ आपसे एक चीज करने की कोशिश करी है पेपर में, अभी हम डिस्कस करते हैं। उसने सिर्फ और सिर्फ आपको डॉज किया है, सिर्फ और सिर्फ आपको डॉज किया है, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। पेपर में 20-25 नंबर थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन के थे,
और 75-80 मार्क्स आपके प्योरली सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन के। 4 से 5 सवाल ऐसे थे जिसकी वेटेज 60 से 70 मार्क्स की थी। मैं आपको अभी कह देता हूं उस 70 में से आपने हार्डली 15-20 मार्क्स सिक्योर किए। तो यहां तक बात समझ आ रही है? 70 मार्क्स में से आपने हार्डली, मतलब अगर एक पहला सवाल 15 नंबर का है तो आपके 2-3 मार्क्स से ज्यादा नहीं आए होंगे शायद। क्या ये बात समझ आती है? तो बिल्कुल अब प्यारे बच्चों ऑनेस्ट रहना है, चीजें डिस्कस करनी है। अगर पेपर पहले लिख कर आए हुए हो तो अच्छी बात है, सही है। अगर थोड़ा बहुत आइडिया है कि हमने क्या लिखा था क्या नहीं लिखा था वो भी अच्छी बात है। और ऑनेस्ट रहना है। देखें अगेन अगर जिद पे अड़े रहेंगे ना, नहीं सर मैंने तो यही लिखा था, जो आप बता रहे हैं वही लिखा था, मेरा मसला नहीं है। मसला किस चीज का है? आप अपनी मिस्टेक्स आइडेंटिफाई, जब मिस्टेक्स आइडेंटिफाई नहीं होगी प्यारे बच्चों, पेपर पास करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। भूल जाए किससे पढ़ा था, भूल जाए कितनी बार पढ़ चुके हैं, भूल जाए कि ये क्वालिफाई कर गया, ये फॉर्म में चले जाएगा, सब कुछ भूल जाए। अगर अपने अगले 6 महीने आपने सेव करने प्यारे बच्चों, थोड़ा सा आपने अब ऑनेस्ट रहना पड़ेगा और एक सिंसियर माइंडसेट से अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। पेपर है सबके पास? क्वेश्चन पेपर है यार? थोड़े से फिर कम ही होंगे तो कोशिश करो कि हर 2 बंदा एक रखे अपने साथ, सही है? और है? चाहिए किसी को? एक एक्स्ट्रा है मेरे पास। है सबके पास? सबके पास है भाई? चले जी स्टार्ट करते हैं। तला साहब सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, ये पहली हेडिंग हमारी, सही है? क्वेश्चन नंबर 1, इसने टेक्निकली स्पीकिंग आपसे आई कैप कोड ऑफ एथिक्स से पूछा। 13 नंबर का सवाल था। पार्ट ए जो था वो कंपैरेटिवली एक आसान सवाल था। द फर्म हैज रिसीव्ड एन ऑफर फॉर द अपॉइंटमेंट एज द ऑडिटर ऑफ हाइपर लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग 30 जून 2023 इन प्लेस ऑफ द discuss the actions that the firm should take regarding communication with the outgoing। तो ये हमें पता था कि जब भी आप प्रीवियस ऑडिटर होते हैं तो उससे हम कुछ कम्युनिकेट करते हैं, और पहली चीज हम उससे ये कम्युनिकेट करते हैं कि भाई क्या कोई ऐसा रीजन है, कोई ऐसा प्रोफेशनल रीजन है जिसके बेसिस पे, हाँ जी, जिसके बेसिस पे मुझे क्लाइंट एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उसी प्रीवियस ऑडिटर से मैं ओपनिंग बैलेंसेस के ऊपर सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। इसमें चूंकि 3 नंबर का सवाल था तो इसमें एक और काम आपने ये करना था कि आप डायरेक्टली ऑडिटर को लेटर नहीं लिख सकते, आपको किसकी अप्रूवल चाहिए होगी? आपको क्लाइंट से, आपको, तो आप सबसे पहला काम इसमें ये करते हो कि आप क्लाइंट से रिक्वेस्ट करते हो कि भाई मुझे क्या करें, मुझे अलाउ करें कि मैं किसको खत लिख सकूं, प्रीवियस और प्रीवियस ऑडिटर्स को। मैं विद रिगार्ड टू द फर्स्ट ईयर ऑडिट 2 चीजें कर रहा होता हूं। पहली चीज मैं कहता हूं कि जी क्या कोई ऐसा प्रोफेशनल रीजन है जिसकी बेसिस पे आपको लगता है मुझे क्लाइंट एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज जो मैं प्रीवियस ऑडिटर से कम्युनिकेट करता हूं वो ओपनिंग बैलेंस के ऊपर सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए करता हूं। मुझे अब पहले लगता है आसान सवाल था, मार्क्स सिक्योर करेंगे, लेकिन ये वाली चीज शायद आप लोगों ने मिस कर दी होगी, बिकॉज आपसे कह रहे हैं सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़े, डिस्कस द ऑडिट एक्शन दैट द फर्म शुड टेक रिगार्डिंग कम्युनिकेशन विद द आउटगोइंग। तो इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट विद द आउटगोइंग ऑडिटर यू फर्स्ट हैव टू ऑब्टेन द कंफर्मेशन या ऑथराइजेशन या अप्रूवल फ्रॉम द मैनेजमेंट। तो अपेरेंटली मुझे लगता है यहाँ पे शायद आपने ये वाला प्रोसीजर शायद स्किप कर दिया होगा, ऐसा ये प्यारे बच्चों। अच्छा खैर होगा, चलिए 3 नंबर का सवाल था, ये पास और फेल वाला सवाल नहीं था कि इसके बेसिस पे आप पास हो जाएंगे या फेल हो जाएंगे, सही है? हाँ, इनमें अगर कोई सवाल था तो वो पार्ट सी था, बट हम पार्ट बी भी पढ़ लेते हैं। Freshco Private Limited has asked your firm to help them in implementation of an ERP software. Your firm has refused to accept the engagement as the firm believes that does not have the required competencies. However, the firm has referred the FPL to an IT firm which has relevant competencies. As part of the arrangement, the IT firm will pay 15% of the fee charged to the FPL to your
firm, identify and explain the threats to the fundamental principles of ICAP code of ethics. Sorry, identify, explain the threat to the fundamental principle. सिर्फ और सिर्फ उसने आपसे क्या बोला है कि मुझे आइडेंटिफाई कर दें और क्या कर दें, एक्सप्लेन कर दें थ्रेट्स टू ICAP कोड ऑफ एथिक्स के फंडामेंटल प्रिंसिपल. हम सबको पता है पार्ट बी जो है वो किस चीज से रिलेट करता है, वो रेफरल फीस से रिलेट करता है. और रेफरल फीस में जो थ्रेट क्रिएट होता है वो कौन सा थ्रेट क्रिएट होता है, वो सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट क्रिएट हो सकता है. और सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट किस चीज को हिट करता है, आपकी इंडिपेंडेंस को हिट करेगा. और सेकंड चीज आपकी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस को भी हिट कर सकता है. ये इसका आंसर था. सेफगार्ड लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं थी, आपने सिर्फ बताना था कि यार यहाँ पे एक सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट. देखें मैं कंपनी को कह रहा हूँ यार ये आईटी सिस्टम इंस्टॉल करना है ना, फला बंदे से करवा लो, ये अच्छा काम कर देगा, सही है, और मैं पैसे भी ले रहा हूँ उससे, क्या मैं रेफर कर रहा हूँ. कल को अगर ये आईटी सिस्टम पे काम खराब करता है, और आप तो आईटी सिस्टम को ऑडिट करते हैं, याद आ रहा है, हम तो आईटी कंट्रोल्स को देख रहे होते हैं, हम ये नहीं कह सकेंगे कि आपका आईटी सिस्टम खराब है. क्यों खराब है, क्यों नहीं कह सकते ऐसा, हमने ही रिकमेंड किया और हमने ही पैसे लिए, सही है. या फॉर एग्जाम्पल आईटी ऑडिट में आके उसने कोई ऐसा काम कर लिया, कोई ऐसा सिस्टम इंप्लीमेंट कर लिया, उसने बता दिया आईटी में तो ये भी मसले थे, ये भी मसले थे, ये भी मसले थे, ये भी मसले थे, और क्लाइंट कह रहे हैं ऑडिटर ने तो आज तक हमें ये इंटरनल कंट्रोल डेफिशिएंसीज कम्युनिकेट नहीं करी, तो थ्रेट टू प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस क्रिएट हो सकता है. अपेरेंटली ये भी एक आसान सवाल था, ये मुश्किल सवाल नहीं था. इसमें खेला कहां है ये आपके साथ, जल्दी से बता दें. मैं चाहूंगा पार्ट से आप एक बार खुद पढ़ें. सॉरी, एडवोकेसी तब होता है जब आप क्लाइंट की पोजीशन को थर्ड पार्टी के सामने प्रमोट करते हो. एडवोकेसी का मतलब ये होता है, फॉर एग्जाम्पल कोई केस चल रहा है, और जब केस चल रहा है तो मैं क्लाइंट की पोजीशन को सिंध हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में पेश करता हूं, तो ये एडवोकेसी थ्रेट होता है. तो एडवोकेसी के मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको, मिल जाएंगे. अच्छा जी, पार्ट सी पढ़े, ये मुश्किल था यार, ये बहुत इसने घुमाया है, इसमें आपको इसने बहुत शदीद घुमाया आपको. और उसने करा ये कि पहला आसान बनाया पार्ट, दूसरा आसान बनाया, तीसरा थोड़ा सा, और बच्चे ने पढ़ के कहा कि बच्चे ने कहा यार कोड ऑफ एथिक्स से तो बड़ा ही आसान सवाल आया, इसके अंदर तो ये सिनेरियो अप्लाई हो रहा है, इसके अंदर तो ये सिनेरियो अप्लाई हो रहा है, और बच्चा एक आंसर लिख के आ गया. उसको गौर से पढ़े, या वो आपके माइंड के साथ खेल रहा है. पहला पार्ट ए आसान, दूसरा पार्ट आसान, आपके माइंड में बना के तो स्ट्रेट पूछ रहा है कॉन्सेप्ट मुझसे, सही है. पार्ट सी जब आप पढ़ोगे तो ये माइंडसेट बना के आपने फौरन से कॉन्सेप्ट पिक करा और डिलीवर करके आगे. इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं हो रहा था, इसके अंदर 4 से 5 कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहे थे. प्यारे बच्चों, सवाल एक बार तमीज से पढ़ें. ये 7 नंबर का सवाल है, जहां अपेरेंटली मुझे लग रहा है कि आपके शायद 1-2 नंबर आए होंगे. सवाल खुद पढ़ना है. हाँ जी, हाँ भाई, रिसेंट सर्विस विद ऑडिट क्लाइंट. बच्चों रिसेंट सर्विस में कितने लोगों ने लिखा है यार, ये बच्चों ये नहीं लिखना था. आप समझे, वो आपके साथ एम्प्लॉय, वो मॉनसून प्राइवेट लिमिटेड के साथ एम्प्लॉयमेंट भी थोड़ी है. वो मॉनसून प्राइवेट लिमिटेड के साथ अगर एक बंदा एम्प्लॉयमेंट पे होता है वहां से, और मैं बार बार आपसे कहता था एम्प्लॉयमेंट के 4-5 सिनेरियोज है, तो एक बंदा अगर एम्प्लॉयमेंट पे है और एम्प्लॉयमेंट से उठ के वो अगर आपके पास आता है, तो आप कौन सा सेक्शन लगाते हो, रिसेंट सर्विस विद. और कितने लोगों ने सिर्फ रिसेंट सर्विस विद ऑडिट क्लाइंट लिख के आ गए थे. आपने सवाल ही तमीज से नहीं पढ़ा. क्यों नहीं पढ़ा, बिकॉज आप डॉज हुए. डॉज कहां से हुए, पार्ट ए आसान, पार्ट बी आसान, तो आपने कहा पार्ट सी भी वो आसान होगा. और ये माइंडसेट बना के आपने फौरन से कहा कि भाई यहां से बंदा, आप देखे तो वो वहां पे एम्प्लॉयमेंट नहीं कर रहा था. मेरी बात समझने की कोशिश कर रहे हैं. अहमद इस क्लाइंट के साथ क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहा था, अकाउंटिंग की और टैक्सेशन की, ऐसा ही है, जिसमें अकाउंटिंग में वो पेरोल वगैरह ये सारे काम कर रहा है, एफएस वगैरह बना रहा है, टैक्स की कैलकुलेशन कर रहा है.
प्यारे बच्चों, एमपीएल और अहमद के दरमियान एक बिजनेस रिलेशनशिप है। पैसे ले रहा था अहमद उस काम करने के, यार आप समझे, देयर इज अ बिजनेस रिलेशनशिप। अहमद अगर इनको ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो रिटर्न में क्या ले रहा था? रिटर्न में पैसे ले रहा था। तो ये एक बिजनेस रिलेशनशिप है। सर्विसेज क्या प्रोवाइड कर रहा था? अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन। टैक्सेशन के सर्विस प्रोवाइड कर रहा था, तो टैक्सेशन सर्विसेज का सेक्शन था वो एप्लीकेबल होगा। और अकाउंटिंग सर्विस प्रोवाइड कर रहा था तो प्रिपरेशन ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड, हाँ जी, प्रिपरेशन ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड एफएस, ये वाला सेक्शन अप्लाई होगा। भाई बिल्कुल आपसे सीरियस वाली बात कर रहा हूं, खुदा का वास्ता है समझने की कोशिश करें। गलती आप अगर माइंड में बना के ही आए थे रिसर्च सर्विस आंसर है और मैंने भी ये लिखा है और मैंने तो पूरा, भाई रिसर्च सर्विस तो है ही नहीं एप्लीकेबल, वो एम्प्लॉयमेंट थोड़ी कर रहा था वहां पे। वो वहां पे एम्प्लॉयमेंट कर रहा था क्या? वो वहां पे क्या कर रहा था? वो उनके साथ क्या कर रहा था? बिजनेस कर रहा था। तो जब बिजनेस कर रहा था, सुनिएगा मेरी बात को, दो थ्रेट क्रिएट हो गए, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट और इंटिमिडेशन थ्रेट। खुदा का वास्ता है गौर से, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट क्यों? अब ये बंदा यहाँ पे आ गया है और अब ये इसका ऑडिट कर रहा है। जहां ये मस्ती करेगा सामने वाला बोलेगा मैं तुम्हारे पुराने पैसे नहीं दे रहा, या मैं धमका रहा हूं कि मैं तुम्हारे पुराने पैसे तुम्हें प्रोवाइड नहीं करूंगा, या मैं इनको ऑडिटर को बता दूंगा कि तुमने अकाउंट्स बनाते हुए यही हरकतें करी थी, प्रॉफिट ऐसे बढ़ाया था, मैं सर्विस दे रहा था ना, टैक्स ऐसे छुपाया था। सॉरी, सेल्फ रिव्यू थ्रेट तो अब जो सर्विसेज दे रहा है उस पर आके करूंगा मैं। अभी तो ये आंसर लिखा है मैंने, तो 33% आंसर है, रिमेनिंग 33% यहां पर है, रिमेनिंग 33% यहां पर है। भाई समझ आ रही है मेरी बात यार? क्लियर है हम सारे यहाँ पे? तो खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, जो बच्चा रीसेंट सर्विस विद ऑडिट क्लाइंट लिख कर आया है तो 7 में से उसको तो यार 1 नंबर भी नहीं मिला और स्ट्रेट 7 नंबर गए आपके, और 10 मिनट अलग जाया हुआ है आपने जो आपने पूरा छापा बैठ के रिसर्च सर्विस। समझ आ रही है यहाँ पे? तो यहाँ पे सेक्शन था बिजनेस रिलेशनशिप का, फिर दूसरा क्या था? टैक्सेशन। अगर आप करंट टैक्स की सर्विस प्रोवाइड करते हो, अगर आप क्लाइंट के साथ बैठ के, तो कंपनी कौन सी है? नॉन पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी। कौन सा थ्रेड क्रिएट हो जाएगा? सेल्फ रिव्यू। भैया भाई यहां पे आएगा सेल्फ रिव्यू थ्रेड, सेल्फ रिव्यू थ्रेड क्रिएट हो जाएगा। और जहां सेल्फ रिव्यू थ्रेड क्रिएट हो जाएगा तो नॉन पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी में आप करंट टैक्स की वर्किंग प्रोवाइड कर सकते हो। सेफगार्ड होगा क्या? पीआर, प्रिपेयर कोई और होगा और रिव्यूअर कोई और होगा, दैट्स इट। इसी तरीके से ये जो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह बना रहे हो और पेरोल्स वगैरह बना रहे हो, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हो, इससे कौन सा थ्रेड क्रिएट हो जाएगा? सेल्फ रिव्यू थ्रेड। लेकिन नॉन पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी के लिए अलाउड है, लिखा हुआ है सवाल में कौन सी कंपनी है? प्राइवेट। जब अलाउड है तो फिर कौन सा सेफगार्ड अप्लाई करना पड़ेगा? पीआर अप्लाई करना पड़ेगा। प्यारे बच्चों, वो सिर्फ रीसेंट सर्विस से उसने आपको बेवकूफ बनाया। आंसर बिजनेस रिलेशनशिप, प्रिपरेशन ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड टैक्सेशन सर्विसेज से था। समझ आ रही है मेरे भाई? तो आपने कॉन्सेप्ट ही गलत अप्लाई करा है, और गलत अप्लाई करा है, गलत पिक करा है। और उसका रीजन क्या होता है? इसका रीजन बार बार मैं एक चीज बच्चों को क्लास में समझाता था, देखिए आंसर मैटर नहीं करता, सुने, हमेशा याद रखिएगा आई कैप हमेशा इन पेपर्स में आपके माइंड के साथ खेलेगा। आई कैप हमेशा आपके आपके माइंड के साथ खेलेगा। कैसे खेलेगा? आपका एक सवाल आपने पढ़ा, एक इंप्रेशन आपका बनाना स्टार्ट करेगा। सही, एक सवाल आप पढ़ लोगे, आपका इंप्रेशन बनाना स्टार्ट करेगा, और जहां उस इंप्रेशन में आप आ गए ना, जो वो चाह रहा होगा, तो फिर यही गलती करोगे आप, यार पहला भी आसान है, दूसरा भी आसान है, तीसरा भी आसान होगा, सोचना कुछ है नहीं। पहले में तो ये पॉइंट्स लिखने हैं, दूसरा तो स्ट्रेट रेफरल फी है, कुछ सोचना नहीं है, तीसरे में भी कुछ नहीं सोचना। भाई ये तो रिसेंट सर्विस विद ऑडिट क्लाइंट है। इसका बेहतरीन आंसर क्या हो सकता था? आप कहते कि आप पूरा कोड ऑफ एथिक्स अपने सामने जॉट डाउन करते। क्या रिसेंट सर्विस लग रहा है, नहीं लग रहा है, एम्प्लॉयमेंट विद क्लाइंट तो नहीं है, फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं है, लोन्स एंड गारंटी नहीं है, बिजनेस रिलेशनशिप, हाँ यार बिजनेस रिलेशनशिप लग रहा है, टैक्सेशन सर्विसेज लिखा हुआ है सवाल में, टैक्सेशन सर्विस लग रहा है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बना रहा हूं, एफएस बना रहा हूं, प्रिपरेशन ऑफ अकाउंटिंग, बस आप इन सारी चीजों को एक जगह समेटा था कि बिजनेस रिलेशनशिप ये है, इससे ये थ्रेड्स क्रिएट हो सकते हैं, बिजनेस रिलेशनशिप था जिसकी वजह से ये थ्रेड क्रिएट हो सकते हैं, प्लस बिजनेस रिलेशनशिप में मैं ये बिजनेस प्रोवाइड कर रहा था, ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा था, क्या? टैक्सेशन की सर्विसेज और प्रिपरेशन ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड। इसके ये थ्रेड्स हैं, इसके ये सेफगार्ड है। आपने कंक्लूजन थोड़ी देना कि नहीं भाई नहीं जा सकता, आपने तो कहना ये थ्रेट है, ये सिग्निफिकेंस है, ये सेफगार्ड्स है, सेफगार्ड से थ्रेट रिड्यूस हो रहा था, अच्छी बात है, नहीं तो खत्म। मेरे भाई समझ आ रही है बात? क्लियर हम सारे यहाँ पे यार? तो ये देखें, ये अगर 7-7 नंबर जी मेरे भाई, सॉरी
नहीं, लॉन्ग एसोसिएशन तब होता है जब आप यहाँ पे बैठ के इसका ऑडिट कर रहे हो। जब एम्प्लॉयमेंट पे आपकी होता है और यहां से बैठ के आप उसको ऑडिट कर रहे हो 10 साल 15 साल 20 साल, लॉन्ग एसोसिएशन अप्लाई तब होता है। देखिए रिसेंट सर्विस का वर्ड तो पढ़े ना, वर्ड क्या था। अगर वहां का डायरेक्टर ऑफिसर आपके पास आ जाए, ऐसे ही लिखा हुआ था ना, तो वहां पे डायरेक्टर ऑफिसर थोड़ी था यार, उनके साथ तो क्या था, एक बिजनेस रिलेशनशिप था। बच्चों यहाँ तक बात समझ आ रही है, क्लियर है हम सारे यहाँ पे यार। अब मुझे बताएं कितने लोगों को लगता है इसमें हार्डली उनके 1-2 नंबर आए होंगे। समझ आ रही है? बस देखिए मैं अगेन आपसे कह रहा हूं, आपने किसी भी टीचर से पढ़ा हो वो मैटर नहीं करता, मैटर क्या करता है यार, एक गलती आप लोग पेपर में कर आए। क्या यहां तक बात समझ आती है? अगर आप सवाल देखें इस चीज को, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपसे कॉन्सेप्चुअली पेपर खेल गया। कोई फायदा नहीं होगा रिसेंट सर्विस का रट्टा लगाने का अगर मैं सवाल ही पिक ना कर सकूं। तो इससे गलती पता चलेगी कि ठीक है चीजें याद तो करनी है, लेकिन याद के साथ साथ मैंने प्रैक्टिस भी करनी है। और प्रैक्टिस ऐसे करनी है, अगर सवाल में ऐसा लिखा होगा तब क्या करेंगे? अगर सवाल में इमीडिएट की जगह क्लोज फैमिली मेंबर लिखा होगा तो आप क्या करेंगे? अगर सवाल में ऐसा लिखा हुआ है तब अब प्रैक्टिस आपने इस तरीके से करनी है, चाहे खुद से पढ़े चाहे किसी टीचर से पढ़े, लेकिन पढ़ते हुए आपने लाजमी एक काम अब इस तरीके से करना है कि एक सेक्शन को, चाहे वो कोड ऑफ एथिक्स का हो, चाहे वो लॉ का हो, किसी भी चीज का हो। मैं भी लॉ का पेपर, इसके बाद लॉ का मेरा एक सेशन है यार। आप सोच नहीं सकते ऑडिट से ज्यादा रेप वो लॉ में कर रहा है यार। आप सोच नहीं सकते इस चीज को, वो लॉ में जिस तरीके से बच्चे के माइंड से वो खेल रहा होता है ना, आप इस चीज को एनालाइज कर ही नहीं पा रहे वो किस तरीके से सवाल पूछ रहा है, और वो किस तरीके से आपके सिर्फ और सिर्फ वो माइंड सवाल में आपको इन्फॉर्मेशन ऐसी देगा आपको कि हाँ यार ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है। एक वर्ड ऐसा लिखा हुआ होगा सवाल में जिसकी वजह से कोई और आपका जाके कॉन्सेप्ट वो अप्लाई हो जाएगा। क्या यहां तक बात समझ आती है? अभी एक सवाल लास्ट टाइम लॉ का पेपर दिया था किसी ने, वो लास्ट टाइम एक सवाल आया था कि यार एक कंपनी के 4 मेमोरेंडम, 4 वो है सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम, सही है, और उन चारों ने बैठ के एक कंपनी बनाई और पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी बनाई, सही है। तो पब्लिक कंपनी में तो एटलीस्ट कितने कितने मेंबर होने चाहिए? 3 हो, एटलीस्ट 3 मेंबर तो आपके, 3 या 3 से ज्यादा मेंबर। अच्छा ये हो गया। फिर चारों अगले एजीएम में डायरेक्टर अपॉइंट हो गए, चारों अगले एजीएम में डायरेक्टर अपॉइंट हो गए। फिर उसके बाद 4 में से 2 का इंतकाल हो गया, रोड एक्सीडेंट में मर गए। बताएं जो रिमेनिंग 2 है उनको उनको क्या करना चाहिएगा? अब यहाँ पे मसला क्या था? यहाँ पे मसला ये था कि जो 2 बंदे रह गए ये मेंबर भी है और ये डायरेक्टर भी है। चूंकि ये मेंबर है तो आप मेंबर 3 बंदों से कम में बिजनेस कैरी नहीं कर सकते 180 डेज से ज्यादा के टाइम पे। एक ये सेक्शन अप्लाई हो रहा था, दूसरा फिर सेक्शन ये अप्लाई हो रहा था कि भाई डायरेक्टर का तो कोरम ही पूरा नहीं है। वो तो पब्लिक कंपनी में एटलीस्ट आपका 1/3 या 4 डायरेक्टर विच एवर इज हायर, सही है। तो एक तो कोरम पूरा नहीं है, दूसरा एक कैजुअल वैकेंसी अराइज हुई है जो कि 90 दिन में आपको क्या करनी पड़ेगी? वो कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो वो आपको इस तरीके से वो लॉ में ये हरकत कर रहा है कि वो एक सवाल आपके पास आ रहा होगा, उसका एक आंसर वो स्टार्टिंग के सेक्शन से होगा, एक आंसर आपका डायरेक्टर के सेक्शन से होगा, एक आंसर आपका कैजुअल वैकेंसी से होगा, एक कोरम ऑफ द डायरेक्टर से होगा। वो इस तरीके से आपसे वो चीजें पूछ रहा है। तो वो जो सेम चीज वो ऑडिट में कर रहा है ना प्यारे बच्चों, वो एग्जैक्टली कहां पे कर रहा है? वो लॉ में कर रहा है। क्या यहां तक बात समझ आती है बच्चों? तो पार्ट से ही ये गलती हुई है, तो 7 नंबर भी गए और 10-12 मिनट 15 मिनट भी जाया हुआ। क्या समझ आती है बात? अच्छा जी।